काफ़ी देर सोचने के बाद आस्था ने खुद से कहा, ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो यही सही। मैं भी इसे नहीं मिटाऊंगी, लेकिन मैं इस शादी को नहीं अपना सकती और ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं। क्यों क्यों मैं इस शादी को नहीं अपना सकती? और यही सब सोचते हुए आस्था को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। अगली सुबह मनोज जी हॉल में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी उनकी नज़र सीढ़ियों से उतर रही आस्था पर जाती है और वो आस्था को देखकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि आज आस्था बिल्कुल एक नई नवेली शादीशुदा दुल्हन की तरह लग रही थी। आज उसने एक रेड कलर का सूट पहना था और मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहन रखा था। आज आस्था काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और आस्था को इस तरह देखकर मनोज जी भी काफ़ी खुश थे। तभी वो मनोज जी के पास आकर बोली, पापा, क्या हुआ पापा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मनोज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आज मेरी प्रिंसेस बहुत खूबसूरत लग रही है। और फिर आस्था के आँख से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगाते हुए बोले, किसी की नज़र ना लगे आपको। आस्था ने हंसते हुए कहा, पापा, आपका हो गया हो तो मैं जाऊं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मनोज जी ने मुस्कुरा कर कहा, जी बिल्कुल जाइए और संभल कर जाइए। तो आस्था वहाँ से अर्जुन के घर निकल गई। इससे पहले भी आस्था अर्जुन के घर जाती थी, लेकिन आज उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि अब सिचुएशन बिल्कुल अलग थी और इसी वजह से वो घबरा रही थी। तभी वो अर्जुन के घर पहुंच जाती है और डोर बेल बजाती है। तो एक सर्वेंट आकर डोर ओपन करता है। आस्था को इस तरह सामने देखकर हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे तो लगा था इनके और सर के बीच कुछ चल रहा है और सर बहुत जल्द इनसे शादी करने वाले हैं, मगर इनकी शादी तो किसी और से हो गई। वो ये सब सोच ही रहा था। तभी आस्था ने उनके सामने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ भैया, कहाँ खो गए आप? तभी वो सर्वेंट ने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं मैडम, आप आइए ना। तो सर्वेंट आस्था को अंदर जाने को कहता है और सर्वेंट अर्जुन के पूछने के लिए चला जाता है, सर कहाँ है? सर्वेंट ने कहा, वो अभी जिम में है। ये सुनकर आस्था किचन में चली जाती है और वहाँ जाकर अपना काम करने लगती है। तभी अर्जुन अपने जिम से आता है तो सर्वेंट से पूछता है, आस्था आ गई क्या? सर्वेंट कहता है, जी सर, वो आ गई हैं और इस वक्त किचन में है। ये सुनकर अर्जुन अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा देता है। अर्जुन किचन में पहुंचकर आस्था को ही निहारे जा रहा था। उसे आज आस्था किसी खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर उसे अपनी बाहों में भर ले, और अर्जुन से रहा नहीं जाता। वो सीधा जाकर आस्था को पीछे से गले लगा लेता है। अर्जुन इस वक्त जिम से आया हुआ था। उसकी पूरी बॉडी पसीने से नहाई हुई थी और इस वक्त उसने अपनी अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना था। अर्जुन के इस तरीके से गले लगाने से आस्था थोड़ी डर जाती है और आस्था ने अपने आप को अर्जुन से छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए मुझे। लेकिन वो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने आस्था को और कसकर पकड़ा और कहा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी आस्था को एक आइडिया आता है। वो थोड़ा झुककर अर्जुन के हाथ पर ज़ोर से बाइट कर लेती है, जिससे अर्जुन को दर्द होता है और वो एक झटके से आस्था को छोड़ देता है। और अर्जुन ने आस्था को घूरते हुए कहा, जंगली बिल्ली कहीं की। आस्था ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, क्या कहा आपने मुझे, जंगली बिल्ली? तो दूर रहिए इस जंगली बिल्ली से, वरना ये आपको काट भी सकती है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, दूर रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज आई लाइक जंगली बिल्ली। और फिर वो धीरे धीरे आस्था के करीब जाने लगता है। तो आस्था ने उसे रोकते हुए कहा, दूर रहिए मुझसे, मेरे पास मत आइए बिल्कुल, वरना। अर्जुन ने आस्था के करीब आते हुए कहा, वरना क्या करोगी? तो आस्था इधर उधर देखती है। तभी उसकी नज़र वहीं रखे नाइफ़ पर जाती है और वो उसे उठाकर अर्जुन को दिखाते हुए कहती है, वरना आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए आस्था की तरफ बढ़ते हुए कहा, तो क्या करोगी तुम, इस नाइफ़ से मुझे मारोगी? आस्था ने अर्जुन को धमकाते हुए कहा, ज़रूरत पड़ी ना तो वो भी कर सकती हूँ मैं, तो सोच समझ कर मेरे पास आइएगा, वरना आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी, देखना चाहोगी क्यों? ये बोलकर अर्जुन और आस्था और करीब बढ़ गए, जिससे आस्था पीछे होती जा रही थी और अर्जुन और जाकर दीवार से टकरा जाती है और अर्जुन उसके करीब पहुंच जाता है और वो एक हाथ से
आस्था के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसकी कमर को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे आस्था अर्जुन के बहुत करीब पहुंच चुकी थी और उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, जिससे अर्जुन की पकड़ और कसती जा रही थी उसकी कमर पर। अर्जुन ने आस्था के करीब जाकर उसके कान में कहा, क्या हुआ बाईफी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अभी तो तुम मुझे मारने वाली थी ना, लेकिन अब तुम्हारे हाथ क्यों काँप रहे हैं? अर्जुन को घुटने के इतना करीब देखकर आस्था की हार्ट बीट नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और वो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। अपनी प्रेजेंस का आस्था पर इस तरीके से असर देखकर अर्जुन मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा था। तभी अर्जुन को एक शरारत सूझी और वो आस्था के कान पर वाइट कर लेता है और आस्था से अलग होते हुए कहता है, ये मेरा बदला है जो तुमने अभी मुझे बाइट किया उसका। इस पर आस्था अर्जुन को गुस्से से घूर रही थी। अर्जुन ने आस्था से पूछा, क्या हुआ वाइफी, इस तरीके से क्यों घूर रही हो? जैसे अभी खा जाओगी। अगर खाना ही है तो रूम में चल सकते हैं। आस्था ने चिढ़ते हुए कहा, डोंट कॉल मी दैट, मैं आपकी कोई वाइफ नाइफ नहीं हूँ, तो मुझे वाइफ बोलना बंद कीजिए। और नॉन वेज नहीं खाती, मैं वेजिटेरियन हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे, हमारी शादी हुई है तो उस हिसाब से तो तुम मेरी वाइफ ही हुई ना। आस्था ने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना आपसे कि मैं इस शादी को नहीं मानती, तो क्यों कर रहे हैं ये सब आप? अर्जुन ने आस्था से कहा, तुम नहीं मानती पर मैं बिल्कुल शिद्दत से मानता हूँ इस शादी को। तुम्हारे मानने ना मानने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आई प्रॉमिस वाइफी, जल्द ही तुम भी मानोगी हम दोनों के रिश्ते को। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अर्जुन के जाने के बाद आस्था ने खुद को बड़बड़ाते हुए कहा, बड़े आए प्रॉमिस करने वाले, मैं भी देखती हूँ कैसे ये अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं। जब मैं शादी को मानूंगी नहीं तो ये अपना प्रॉमिस कैसे पूरा करेंगे। कुछ देर बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही आस्था ऑफिस में पहुंचती है तो सब आस्था को आंखें फाड़े देख रहे थे, क्योंकि आज आस्था आई ही ऐसे थी जिसे सब लोग उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। उन लोगों को खुद को इस तरीके से देखता पाकर आस्था को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। फिर वो वहाँ से सीधा अपने कैबिन में चली जाती है। तभी कुछ देर बाद आस्था के कैबिन में एक लड़की आती है जिसका नाम ईशा था। जब उन लोगों ने ये ऑफिस ज्वाइन किया था तब से ईशा आस्था और तनु की फ्रेंड बन गई थी। ईशा आस्था के सामने बैठकर उसे देखे जा रही थी तो आस्था ने चिढ़ते हुए कहा, क्या हुआ ईशा, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो, जैसे मैं इस दुनिया का 8वां अजूबा हूँ। ईशा ने उसी तरीके से आस्था को देखते हुए कहा, नहीं मैं ये देख रही हूँ कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। तो आस्था ईशा को चिमटी काट लेती है, जिससे एकदम से ईशा चिल्ला पड़ती है और आस्था से कहती है, ये क्या किया तूने? आस्था ने ईशा से कहा, आपको सपनों से हकीकत में ला रही थी। ईशा ने चिढ़ते हुए कहा, थैंक यू सो मच मुझे हकीकत में वापस लाने के लिए। अब आप ये बताने का कष्ट करेंगी ये सब क्या है? आस्था ने ईशा से कहा, क्या क्या है, तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ईशा ने नाराज़ होते हुए कहा, ओ मैडम, ज़्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र क्या तुमने बिना शादी के पहन लिया? मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। वैसे एक बात बताओ, कल जब तुम यहाँ से गई थी तब तो तुम नहीं थी ऐसी, आज जब ऑफिस आई हो तो ये सब मंगलसूत्र एंड ऑल सिंदूर लगा कर आई हो, इसका मतलब तुमने रात भर में ही शादी कर ली? इतना क्या उतावलापन था आस्था? आस्था ने कहा, हाँ यार, वो ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं किसी को बता ही नहीं पाई। ईशा ने चिंता करते हुए आस्था से पूछा, एक मिनट आस्था, सब जल्दी में हुआ से क्या मतलब है तुम्हारा, सब ठीक तो है ना? आस्था ने कहा, हाँ बाबा सब ठीक है, तू टेंशन मत ले। ईशा मुस्कुरा कर कहा, वैसे ये बता मेरी जीजू कैसे हैं, आई मीन दिखने में कैसे हैं, हैंडसम है ना? और तू मुझे उनसे कब मिलवा रही है? आस्था ने कहा, अभी वो यहाँ नहीं है। ईशा ने आस्था से पूछा, यहाँ नहीं है तो कहाँ है? आस्था ने ईशा से कहा, वो कल ही चले गए थे, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था तो वो आउट ऑफ कंट्री गए हैं। तभी आस्था के कैबिन में रखा फ़ोन बजता है तो आस्था उस फ़ोन की तरफ बिना ध्यान दिए ही फ़ोन उठा लेती है। इससे पहले आस्था फ़ोन को अपने कान से लगाती तब तक ईशा चिल्लाते हुए बोलती है। इससे आस्था का हाथ वहीं हवा में रह जाता है। ईशा ने चिल्लाते हुए कहा, क्या
क्या वो कल रात ही निकल गए? इसका मतलब तुम्हारी फर्स्ट नाइट नहीं हुई ना? आस्था ने हैरानी से कहा। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो तुम? ईशा ने आस्था को समझाते हुए कहा। अरे यार, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। बिना फर्स्ट नाइट के शादी अधूरी रहती है, और जीजू तो तुझे कल रात ही छोड़कर चले गए थे, तो इसका मतलब तुम्हारी शादी अधूरी हुई ना? आस्था ने हाथ हाथ जोड़ते हुए कहा। बस कर मेरी माँ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अगर तेरा ज्ञान खत्म हो गया हो तो जा यहाँ से। अगर बॉस ने तुझे यहाँ टाइम पास करते हुए देख लिया तो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, जा रही हूँ, तू बॉस के नाम पर डरा क्यों रही है? और ईशा आस्था के केबिन से चली जाती है। ईशा के जाने के बाद आस्था अपने हाथ में पकड़े हुए फ़ोन को देखती है। तब जाकर उसे ध्यान आता है कि किसी का फ़ोन था। ईशा के चक्कर में बात ही नहीं कर पाई, और जब वो फ़ोन अपने कान पर लगाती है, हेलो बोलती है, तब तक फ़ोन कट चुका था। तो आस्था फ़ोन रखते हुए कहती है, पता नहीं किसका फ़ोन था, अगर ज़रूरी काम होगा तो फिर फ़ोन करेगा, और अपना काम करने लगती है। लेकिन आस्था को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि किसी ने उसकी और ईशा की बातें सुन ली हैं और क्या होने वाला है उसके साथ। थोड़ी देर बाद वहाँ रखा फ़ोन फिर बजता है। दूसरी तरफ से अर्जुन था, जो आस्था को अपने कैबिन में आने के लिए बोलता है। तो आस्था उसके कैबिन में चली जाती है। आस्था वहाँ जाकर देखती है तो अर्जुन अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इम्पोर्टेंट काम चल रहा है। आस्था ने अर्जुन से प्रोफेशनल तरीके से पूछा, सर आपने मुझे बुलाया? आस्था की आवाज़ सुनकर अर्जुन ने सिर उठाकर आस्था की तरफ देखा और कहा, यस मिस। ये कहते हुए थोड़ा रुक जाता है, और फिर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, नो 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 मिसेस राठौर, मुझे आपको कुछ बताना था। अर्जुन का खुद को मिसेस राठौर बुलाना आस्था को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो चिढ़ते हुए कहती है। आस्था ने चिढ़ते हुए कहा, देखिए सर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे मिसेस राठौर बनने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। अर्जुन ने आस्था को छेड़ते हुए कहा, ओह तो तुम चाहती हो मैं तुम्हें वाइफ ही कहकर बुलाऊं? आस्था ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाइए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं शादी को नहीं मानती, तो आप क्यों मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं? आस्था की बात सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है, और वो आस्था का हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लेता है, जिससे आस्था अर्जुन के काफ़ी करीब पहुंच जाती है। अर्जुन ने गुस्से में आस्था से कहा, अभी तुमने मेरी ज़बरदस्ती देखी कहाँ है? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ज़बरदस्ती करना किसे कहते हैं। और रही बात तुम्हारी शादी मानने या ना मानने की, उससे मुझे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस शादी को अपने दिल से मानता हूँ, और बहुत जल्द तुम भी इसे मानोगी। आस्था ने अर्जुन को टोंट मारते हुए कहा, क्या कहा आपने? दिल से? एक बात बताइए, आपके पास दिल नाम की चीज़ भी है जो आप दिल से इस शादी को मानते हैं? जहाँ तक मुझे पता है आपके पास दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपके सीने में दिल की जगह पत्थर है, और उसी पत्थर से आप हर किसी की फीलिंग्स को कुचलते रहते हैं। अर्जुन ने गुस्से में कहा, ओह तो तुम्हें लगता है कि मेरे पास दिल नहीं है? तो ठीक है, यही सही। तो अब तुम देखना कि ये पत्थर दिल इंसान तुम्हारे साथ क्या करता है। और फिर अर्जुन आस्था की कमर को कसकर पकड़ लेता है। आस्था ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए आस्था की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आस्था की आंखों में आंसू देखकर अर्जुन आस्था को छोड़ देता है, और फिर बोलता है, आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, तुम्हें छोड़ दूंगा बाद में। आस्था ने अर्जुन से कहा, आपको तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, आई नो वाइफी, तुम खुद जा सकती हो, लेकिन जब तक हम एक ही जगह जा रहे हैं तो तुम्हें अकेले जाने की क्या ज़रूरत है? आस्था ने अर्जुन से कहा, व्हाट डू यू मीन हम एक ही जगह जा रहे हैं? मैं अपने घर जाऊंगी और आपने अपने घर जाएंगे, हम एक ही जगह कैसे जा सकते हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वो तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा घर अब तुम्हारा ससुराल है, और आज से तुम वहीं रहोगी। हम अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वो तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर अब तुम्हारा ससुराल है, और आज से तुम वहीं रहोगी, समझी स्वीट वाइफी? आस्था ने एटीट्यूड में कहा, तो इन योर ड्रीम सर, आप अपने सपनों में ही रहिए और ये इमेजिन कीजिए, हकीकत में तो मैं वहाँ कभी नहीं रहूँगी। और ये बोलकर वो वहाँ कैबिन से बाहर चली जाती है।
आस्था के बाहर जाते ही अर्जुन ने अपने आप से कहा, तुम ज़रूर चलोगी, और वो भी अपनी मर्ज़ी से, ये मेरा वादा है। और फिर वो अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करता है और कुछ देर बाद फ़ोन कट कर देता है। फ़ोन पर बात करने के बाद अर्जुन ने खुद से कहा, अब देखता हूँ तुम कैसे आने से मना करती हो। आस्था के कैबिन में आस्था का फ़ोन रिंग करता है तो उस पर पापा नाम फ्लैश हो रहा था। आस्था फ़ोन उठाती है और उधर से मनोज जी कहते हैं, आस्था बेटा, मैंने तुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तेरी बुआ का फ़ोन आया था, वो मुझे वहाँ बुला रही हैं। आस्था ने मनोज जी से पूछा, लेकिन पापा अचानक अचानक आप क्यों जा रहे हैं? मनोज जी ने कहा, हाँ बेटा, अब सब ठीक है, उसे मेरी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए बुला रही है। आस्था ने कहा, ठीक है पापा, आप जाइए। मनोज जी ने आस्था की चिंता करते हुए कहा, मुझे तेरी फ़िक्र हो रही है, तू यहाँ अकेली कैसे रहेगी बेटा? आस्था ने मनोज जी से कहा, पापा, आपको मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख लूँगी, आप बेफिक्री से जाइए। मनोज जी ने आस्था से कहा, अरे ऐसे कैसे, आपकी फ़िक्र ना करें, वो युवराज अभी भी कुछ भी कर सकता है बेटा, इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि जब तक तुम यहाँ अकेली मैं नहीं आ जाता, तुम यहाँ अकेली नहीं रहोगी। आस्था ने मनोज जी से पूछा, पर पापा, हम वहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? मनोज जी ने आस्था से कहा, तब तक तुम दामाद जी के साथ रहोगी, उनके घर पर। मैंने उनसे इस बारे में बात कर ली है अच्छे से, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। आस्था ने मनोज जी पर गुस्सा करते हुए कहा, पापा, वो आपके कोई दामाद जी नहीं है, मैंने आपसे कहा है ना कि मैं शादी को नहीं मानती, फिर आप बार बार वही बात क्यों दोहरा रहे हैं? मनोज जी ने गुस्से में कहा, आस्था, तेरे मानने या ना मानने से झूठ सच नहीं हो जाएगा और सच झूठ नहीं हो जाएगा। इससे ये सच तो नहीं बदल जाएगा ना कि तेरी उनसे शादी हो चुकी है, और अब मुझे इस बारे में कोई भी बहस नहीं करनी है। मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, और यही मेरा आखिरी फ़ैसला है कि तुम वहीं रहोगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, मैं उनसे फ़ोन पर पूछता रहूँगा तुम्हारे बारे में। चुपचाप उनके साथ घर चली जाओ, और मुझे भी लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। इससे पहले आस्था और कुछ बोल पाती तब तक मनोज जी ने फ़ोन कट कर दिया। अब आस्था के पास अर्जुन के साथ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, और रही यही बात सोच सोच कर आस्था को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी आस्था के कैबिन में अर्जुन आ जाता है तो आस्था उसे घूर कर देखती है। आस्था को इस तरीके से खुद को घूरता देखकर पाकर अर्जुन ने आस्था से पूछा, क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, जैसे अभी खा जाओगी? ये सुनकर आस्था ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मेरा बस चले तो मैं आपको कच्चा चबा जाऊं। अर्जुन ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले हम घर तो पहुंच जाएं, फिर तुम मुझे आराम से खा सकती हो। अर्जुन की डबल मीनिंग बातों को आस्था अच्छे से समझ रही थी। फिर वो बात को बदलते हुए अर्जुन से पूछती है, ये बात आपको पहले ही पता थी ना कि पापा ने आपको पहले ही फ़ोन करके बता दिया था ना, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि पापा कहीं बाहर जा रहे हैं? अर्जुन ने उससे क्या फ़र्क पड़ता है वाइफी, अगर मैं तुम्हें पहले बता भी देता तब भी तुम मेरे साथ ही जाना पड़ता, और अब तुम्हें ससुर जी ने भी बता दिया है तो भी तुम्हें मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। आस्था ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आपने ये सब जानबूझकर किया है? आपने ही पापा को ऐसा कुछ बोला है कि पापा दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं, वो भी अचानक। अर्जुन ने कहा, एक मिनट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैंने ऐसा कुछ किया है? मुझे ससुर जी का फ़ोन खुद आया था, समझी, और मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, जब तुमने मेरे साथ जाने के लिए मना किया था तब मैंने ज़रूर उन्हें फ़ोन किया था कि तुम मेरे साथ नहीं जा रही हो। आस्था ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, ओह, तो अब मैं समझी, आपने पापा से मेरी चुगली की थी, इसलिए वो मुझ पर इतना गुस्सा हो रहे थे। अर्जुन ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें जैसा समझना है समझो, तुम वैसे समझ सकती हो। ओके, अब घर चलो, या पूरी रात ऑफिस में काटनी है। अगर तुम पूरी रात यहीं रुकोगी तो खाओगी कैसे? मुझे, आस्था ने एकदम कहा। व्हाट? अर्जुन ने आस्था को याद दिलाते हुए कहा, हाँ, तुमने ही तो बोला था कि तुम मुझे कच्चा चबा जाओगी,
तो आप इतना शॉक्ड क्यों हो रही हो? इस बार आस्था कुछ नहीं बोलती और वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए वहाँ से चली जाती है। आस्था के जाते ही अर्जुन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और फिर वो दोनों जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी अर्जुन के घर की तरफ बढ़ जाती है। अर्जुन की गाड़ी उसके घर के सामने रुकती है तो वो दोनों गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर पहुंचते ही अर्जुन अपने रूम की तरफ चल देता है और आस्था वहीं हॉल में रुक जाती है। आस्था को वहां रुका हुआ देखकर अर्जुन बोलता है। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों रुक गई? क्या पूरी रात यहीं रहने का इरादा है? आस्था ने कहा, नहीं, वो मुझे मेरा रूम बता दो, मैं खुद चली जाऊंगी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब हमारी शादी हो ही गई है तो मेरे रूम में ही तुम्हारा रूम है ना? आस्था ने अर्जुन पर भड़कते हुए कहा, क्या कहा आपने? मैं आपके साथ आपके रूम में रहूंगी? आप पागल तो नहीं हो गए हैं ना? एक घर में एक साथ रहने तक तो ठीक था, लेकिन अब एक ही रूम में, वो भी आपके साथ, कभी नहीं। अर्जुन ने आस्था से कहा, क्यों, मेरे साथ एक ही रूम में रहने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हम पहले भी तो एक रूम शेयर कर चुके हैं ना, एक ही बेड पर सो चुके हैं ना, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? और वैसे भी आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो तुम अपने पति के साथ रहने की वजह अकेले रहना चाहती हो, ये तो गलत है ना मेरे साथ? आस्था ने भड़कते हुए कहा, व्हाट, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है ना? अर्जुन ने आस्था से कहा, क्यों, तुम्हारी फ्रेंड ने तो यही कहा था ना कि जब तक फर्स्ट नाइट नहीं होती तब तक शादी अधूरी रहती है। तो चलो आज हम अपनी हर रस्म को पूरा करते हैं और अपनी अधूरी शादी को पूरा करते हैं। आस्था ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आपका दिमाग सच में ख़राब हो गया है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं इस शादी को नहीं मानती और ना ही मानना चाहती हूँ, तो फिर आप क्यों मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं? पहले आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आए और अब ज़बरदस्ती अपने साथ एक ही कमरे में रहने को कह रहे हैं। मुझे नहीं रहना आपके साथ। आपने मुझे या उस युवराज से बचा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हो जाऊँगी। मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूँ जो किसी के भी साथ रहने के लिए तैयार हो जाऊँ। आस्था के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन का गुस्सा फट पड़ता है और वो आस्था को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, पहली बात, मैंने अभी तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती की नहीं है, और दूसरी बात, अगर तुमने फिर कभी अपने मुंह से बाजारू शब्द निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो रहा। और रही बात ज़बरदस्ती की, तो मैं अब बताता हूँ कि ज़बरदस्ती किसे कहते हैं। और फिर अर्जुन आस्था को अपनी गोद में उठाकर रूम की तरफ चल देता है। तो आस्था अर्जुन की गोद से उतरने के लिए झटपटा रही थी और चिल्लाए जा रही थी, लेकिन अर्जुन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अर्जुन आस्था को रूम में ले जाकर बेड पर पटक देता है, जिससे आस्था काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और फिर सिमट कर बैठ के एक कोने में बैठ जाती है। और वहीं अर्जुन आस्था की तरफ बढ़ जाता है। अर्जुन को अपनी तरफ आता देख आस्था को अब डर लगने लगा था और वो डर की वजह से कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। आस्था की ऐसी हालत देखकर अर्जुन को बहुत बुरा लग रहा था और उसके दिल में एक टीस सी उठ जाती है। तो वो वहाँ से सीधा वॉशरूम चला जाता है। अर्जुन के वहाँ से जाने के बाद आस्था ने रोते हुए अपने आप से कहा, आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। मैं चाह कर भी इस शादी को नहीं अपना सकती, क्योंकि मैं आप पर बोझ नहीं बन सकती, क्योंकि मेरे ऊपर मेरी बहन और पापा की जिम्मेदारियां हैं जिसे मुझे निभाना है। क्योंकि मैंने माँ से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं छोटी और पापा को हमेशा अपने साथ रखूँगी, उनका ख्याल रखूँगी। अगर मैंने इस शादी को अपना लिया तो हो सकता है कि मैं आपको वो खुशी ना दे पाऊँ जो आप डिज़र्व करते हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरी जिम्मेदारियां आपके बोझ तले दब जाएं। ये सब सोचते हुए आस्था वहीं बैठी बैठी सो जाती है। कुछ देर बाद अर्जुन वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है आस्था सो चुकी है। इस वक्त आस्था सोते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। तो अर्जुन आस्था के पास आकर प्यार से उसके सर को सहलाता है और फिर उसे बेड पर ठीक से कम्बल उड़ा देता है। फिर थोड़ा झुककर उसके होंठों पर एक सॉफ्ट किस करता है। अर्जुन के किस करने से आस्था के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। इस वक्त अर्जुन ने टॉवल के अलावा कुछ नहीं पहन रखा था।
इसी तरीके से जाकर आस्था के बगल में लेट जाता है। अर्जुन के बगल में लेटते ही आस्था उसके करीब जाकर लेट जाती है और आस्था की गर्म सांसें अर्जुन को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिससे वो अपना कंट्रोल खो देता है और ख़ुद को आस्था के करीब जाने से नहीं रोक पा रहा था। और फिर थोड़ा आगे बढ़कर आस्था के सॉफ्ट से होंठों पर अपने होंठ रख देता है। लगभग 10 मिनट की किस के बाद अर्जुन आस्था को छोड़ देता है और फिर आस्था को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। जब सुबह अर्जुन की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि आस्था सुकून से उसकी बाहों में सो रही है। उसको इस तरीके से सोता देखकर अर्जुन के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो उसी तरीके से आस्था को निहारने लगता है। कुछ देर बाद जब आस्था कसमसाने लगती है तो अर्जुन अपनी आंखें बंद कर देता है और जब आस्था अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप को अर्जुन की बाहों में पाती है और वो जब अर्जुन की तरफ देखती है, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था। आस्था उसे देखती ही रह जाती है। जब आस्था अर्जुन को निहार रही थी उसी वक्त अर्जुन अपनी आंखें खोल देता है। आस्था को यूं अपने आप को निहारता देखकर वो मुस्कुराकर पूछता है, क्या हुआ वाइफी, मुझे इस तरीके से क्यों घूर रही हो? अर्जुन के इस तरीके से पूछने पर आस्था सकपका जाती है और अपनी नज़रें अर्जुन से हटाकर इधर उधर देखने लगती है। आस्था को इस तरीके से नज़र चुराता देख अर्जुन उसे छेड़ते हुए कहता है, क्या हुआ, शर्मा रही हो? वैसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस तरीके से मुझे देख सकती हो वाइफी, तुम्हें इस चीज़ का लाइसेंस है। अर्जुन के ऐसे बोलने पर आस्था उसे घूर कर देखती है। अर्जुन की पकड़ से खुद को छुड़ाकर कहती है। अर्जुन उसे टाइटली पकड़ लेता है। अर्जुन के ऐसा करने पर आस्था उस पर भड़कते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। अर्जुन ने आस्था के मज़े लेते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ, अभी तो तुम्हें मुझे गुड मॉर्निंग किस देना है ना, तो जल्दी से मुझे किस करो और मैं तुम्हें जल्दी से छोड़ देता हूँ। आस्था ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, आप चाहें जो कर लें। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं करोगी तो मैं अपनी गुड मॉर्निंग किस खुद ले लूँगा। फिर वो बिना देरी किए अपने होंठ आस्था के होंठ रख देता है, जिससे आस्था की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो अर्जुन को खुद से दूर करने की कोशिश करती है। लगभग 10 मिनट बाद वो अर्जुन आस्था को छोड़ता है, जबकि उसका ऐसा करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन आस्था को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी वो आस्था को छोड़ देता है। अर्जुन के इस तरीके से किस करने पर आस्था को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में अर्जुन की नेक पर काफ़ी ज़ोर से बाइट कर लेती है, जिससे वहाँ लव बाइट बन जाता है। तभी उन दोनों के कानों में किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। कोई नीचे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। जब अर्जुन के कानों में किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो आस्था को छोड़ देता है और बेड से उठकर कबर्ड की तरफ जाता है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे जा रहा हूँ और तुम भी तैयार होकर नीचे आ जाना। फिर वो कबर्ड से अपने लिए कपड़े निकाल कर वॉशरूम में चला जाता है और लगभग 5 मिनट के अंदर ही वॉशरूम से निकलकर सीधे नीचे चला जाता है। अर्जुन के नीचे जाने के बाद आस्था बेड से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। इधर अर्जुन नीचे आकर देखता है तो शनाया एक सर्वेंट पर चिल्लाए जा रही थी। अर्जुन ने उसके पास जाकर कहा, क्या हुआ शनाया, तुम इस तरीके से क्यों चिल्ला रही हो? शनाया ने गुस्से में अर्जुन से कहा, ये तो तुम अपनी इस नौकर से पूछो कि मैं इस पर क्यों चिल्ला रही हूँ। अर्जुन ने गुस्से से कहा, शनाया माइंड योर टंग, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो और कुछ भी क्यों बोल रही हो? उसका नाम रॉबिन है, तुम उसे उसके नाम से ही बुलाओ, समझी? रॉबिन, तुम बताओ क्यों चिल्ला रही है ये तुम्हारे ऊपर? रॉबिन ने अर्जुन को देखते हुए कहा, सर मैडम आपसे मिलने के लिए ज़िद कर रही थी तो मैंने इन्हें आपके रूम में जाने की से रोक दिया, क्योंकि आपने ही बोला था कि किसी को भी आपके रूम में आने की परमिशन नहीं दी जाए। ये सुनकर अर्जुन रॉबिन को वहाँ से जाने को कहता है। रॉबिन वहाँ से चला जाता है। रॉबिन के जाने के बाद अर्जुन ने शनाया की तरफ देखते हुए कहा, जब रॉबिन ने मना कर दिया तो तुम क्यों ज़िद कर रही थी? शनाया ने अर्जुन को देखते हुए कहा, अर्जुन वो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अर्जुन ने शनाया पर भड़कते हुए कहा, अगर तुम्हें ज़रूरी बात करनी थी तो ऑफिस आ सकती थी, घर पर आने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कितनी बार कहा है कि अगर मुझसे बात करनी है तो ऑफिस आओ, घर पर आकर यहाँ मुझे परेशान मत करो।
शनाया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम इतना क्यों भड़क रहे हो, जैसे मैंने तुम्हारे घर पर आकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। अरे यार, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी हूँ, तुम्हारे घर नहीं आ सकती। और वैसे भी जब भी तुम्हारे घर आती हूँ तुम मुझ पर इसी तरीके से गुस्सा करते हो। तभी उन लोगों को किसी की आवाज़ आती है। वो लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ रुद्र खड़ा मुस्कुरा रहा था और अंदर आते हुए कहता है, क्या भाई आप सुबह सुबह इतना क्यों भड़क रहे हैं। अर्जुन ने रुद्र को देखते हुए कहा, तू बता, तू सुबह सुबह यहाँ क्यों आया है। रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई मैं तो आपसे मिलने आया था, लेकिन आप हो कि खुश होने की वजह मुझसे सवाल ही किए जा रहे हो। अर्जुन ने रुद्र से कहा, ये ड्रामा बंद कर और बता क्यों आया है, क्या चाहिए तुझे। रुद्र अर्जुन के पास आते हुए, भाई वो इसके आगे वो और कुछ बोल पाता तब तक उसकी नज़र अर्जुन की नेक पर जाती है जहाँ आस्था ने बाइट किया था। तभी रुद्र की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। रुद्र ने हैरानी से एकदम से कहा, भाई लब बाइट। रुद्र के ऐसे बोलने पर अर्जुन ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या लब बाइट, तुझे लब बाइट चाहिए, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, क्या बकवास कर रहा है। रुद्र ने अर्जुन की गर्दन को देखते हुए कहा, भाई मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है और मुझे कोई लब बाइट नहीं चाहिए, लब बाइट तो आपकी गर्दन पर है। सच सच बताइए भाई, आप क्या छुपा रहे हो हमसे। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। और आपको क्या लगता है क्या होने वाला है इन दोनों की लाइफ में, क्या कभी आस्था स्वीकार करेगी अर्जुन को अपने पति के रूप में, और क्या होने वाला है आगे से स्टोरी में। और बहुत जल्दी ये स्टोरी एंड होने वाली है एक बहुत बड़े धमाके के साथ। और हाँ गाइज़, आप लोग मुझसे बहुत नाराज़ हो कि मैं डेली एपिसोड नहीं डाल पा रही हूँ, तो ट्रस्ट मी गाइज़, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरी इतनी बेकार हालत हो रही है ना कि मैं ढंग से बात नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग के इतना गुस्सा होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मतलब कुछ भी करके रिकॉर्ड करना है। मतलब मेरे सामने मैं 2 गिलास पानी पी चुकी हूँ और फिर भी मेरी खांसी सही नहीं हो रही है। और मतलब मुझे कोई शौक़ नहीं है गाइज़ कि मैं एपिसोड ना दूँ, और मुझे खुद अच्छा नहीं लगता जिस दिन मैं एपिसोड नहीं देती। तो प्लीज़ समझिए, अगर मैं एपिसोड नहीं देती इसका मतलब ये है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं एपिसोड नहीं दे रही हूँ। क्योंकि यार एपिसोड देने में भी मुझे रिकॉर्ड करना होता है स्टोरी को, और रिकॉर्ड करने की यार बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। बट मैंने लंबा एपिसोड दिया है गाइज़, और आई होप आपको मेरी मेहनत समझ में आए। और यार 1000 सब्सक्राइबर तो पूरे करवा दो, मैं कब से वेट कर रही हूँ, आप लोगों का एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा है। तो प्लीज़ गाइज़ थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़। और मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं स्टोरी नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी। मेरी टैबलेट चल रही हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, मेरा गला ठीक हो रहा है धीरे धीरे। आपको एपिसोड मिल जाएंगे, और प्लीज़ गुस्सा मत हुआ कीजिए यार, और अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। प्लीज़ बताइएगा स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वाचिंग।